चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल एसएम का पहले चैप्टर टेस्ट है ना आपका, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया था। 25 नंबर का टेस्ट होगा, 20 नंबर का आपके पास डिस्क्रिप्टिव और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। ठीक, घंटे क्या, 40 मिनट का काफी है, 40 मिनट बहुत होते हैं। आप खुद देख लेना, मैं आपको चलो 1 घंटा भी दे देता हूँ, आप खुद देख लेना, 40 मिनट में आप टेस्ट करके दे दोगे, कितना ही होता है टेस्ट। रिटर्न में और ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, 5 तो एमसीक्यू है, टिक करने हैं, 20 मार्क्स का करना है, कितना करोगे? एटमोस्ट 4 पेज, तो 4 पेज के लिए कितना टाइम चाहिए बताओ? 20 4 को खुद लगेगा बहुत ज्यादा है। हाँ क्लास में कर लेंगे, बाकी अगर आपके पास बाद में टाइमिंग में देने को तैयार हो तो बाद में दे देना। क्या, एक काम करते हैं, कल क्लास में ले लूंगा मैं। अब ये चैप्टर अगर आपने रीड नहीं किया है तो आपके पास आज मैं थोड़ा सा करवा दूंगा, तो जितना भी अभी तक हुआ है ना वो रीड कर लेना बीच में, 2 दिन का जो ऑफ होगा उसमें। ठीक है, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा मैं कुछ भी, किसी भी चीज में कॉस्ट में भी जो दूंगा उसके लिए 4 दिन मिल जाएंगे, और ये एसएम वाला भी जो थोड़ा सा कर लेना, इंजॉय कर लेना 2 दिन अच्छे से। ठीक है, एक भी पहले त्योहार आ गया, बाद में त्योहार मिलेंगे नहीं हम। मैं किसी को कुछ नहीं समझा रहा, मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मानना है, मेरा तो यही मानना है कि रिलैक्स होके पढ़ो वो बेस्ट रहता है। ठीक है, फालतू में बहुत ज्यादा बर्डन लेने की बजाय रिलैक्स होके करना ज्यादा बेटर रहता है, वही लॉन्ग रन में फायदेमंद रहता है ना। मैं कुछ रिपीट नहीं कर रहा, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है कि अभी टोल लेने का टाइम है, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कुछ कुछ तरीके को गलत बताएंगे कि ऐसे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आप फ्यूचर खराब करवा रहे हो। मैं दो कश्ती पे सवार नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, मेरा ये है। कोई ना, मैंने कम कर दिया, भावुक हो गए, बस 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 ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, भावनाओं को कंट्रोल करो थोड़ा सा चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पानी देना दीपिका को, दीपिका को पानी दो है तो पी लो एक बार, थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स कोई ना, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर करे थे हम डायनेमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। चैप्टर का मेन फोकस है अपने कॉम्पिटिटर को पहचानना, अपने इंडस्ट्री को पहचानना। कुछ बेसिक चीज की थी, एक बार मैं वन बाय वन आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बताने क्या क्या किया था। मैं साथ साथ पीछे का रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अदरवाइज हम भूल जाएंगे कि हम कहाँ पे थे, तो हम बार बार वो चीज रिवाइज करते रहेंगे ताकि थोड़ा सा आपको ध्यान रहे। सबसे पहले हमने कहा था कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बेसिकली कॉम्पिटिशन से जीतने के लिए जो आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, जिसमें आप अपने नए कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो, पुराने कस्टमर को बनाए रखना, कंपटीशन को फेस करना और ग्रो करना, ये मेन फोकस होता है आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में। ठीक है, आपको ये देखना जरूरी होता है कि आपका इंडस्ट्री में कौन सा पोजीशन है, क्या आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्या आप बहुत वीक हो, बिकॉज आपकी स्ट्रेटेजी भी अकॉर्डिंगली बनती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था, टेलीकॉम सेक्टर में फिलहाल जो आइडिया वोडाफोन की सिचुएशन है, वो एक बेस्ट एग्जांपल बनता है। अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके वो अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट हमने स्टार्ट किया था वो था कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। क्या था कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस? अपने कॉम्पिटिटर की जानकारी रखना। एटलीस्ट स्टडी मेड्यूल नहीं तो कम से कम इस बुक में जो सारे रीड कर रहे हो ना डेली बेसिस पे, ये जरूर साथ साथ रीड करते रहना। ठीक है, चैप्टर 2 में फिर भी एक मौके अगर आप मॉड्यूल से नहीं पढ़ते हो तो भी यहाँ पे काफी सारा कंटेंट है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, ज्यादा बेटर तभी होगा जब थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे और मॉड्यूल से भी रीड कर लोगे। ऑल तो मैंने ये मॉड्यूल से ही निकाला है सारा, समराइज करके जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए वो आपके लिए सफिशियंट है। बट स्टिल मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि एक आधी लाइन और आपको एडिशनल मिल जाए, थोड़ा सा और बेटर मिल जाए, आपको थोड़ा सा राइटिंग स्किल इंप्रूव करने में भी हेल्प मिलेगी। तो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस था अपने कॉम्पिटिटर की जानकारी रखना, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, वो कब बना था, क्या प्रोडक्ट बेचता है, कैसे बेचता है, उसके कस्टमर कितने हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि कॉम्पिटिटर की जानकारी रखना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कॉम्पिटिटर से जीतना है तो आपको ये पता होना चाहिए उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, ताकि आप उसकी स्ट्रेंथ वाले एरिया में उससे लड़ाई ना करो और उसकी वीकनेस पे वार कर सको। ठीक है, तो कंपटीशन जो है आपका दो टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर आप डायरेक्टली कंपीट करते हो जैसे पेप्सी और कोक, तो ये आपके पास डायरेक्ट कंपटीशन होता है, और अगर आप सेम यूजर बेस के लिए कंपीट करते हो देन आपके पास इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है, जैसे रियलमी और कोको कोला। यहाँ पे आपके पास एक जूस है और एक आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक है, इनका कंपटीशन है, इनडायरेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप के लिए 5 स्टेप लगाए जाते हैं। पहला आइडेंटिफाई करना, दूसरा अंडरस्टैंड करना, तीसरा
स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना, और फिफ्थ सब चीजों को कंपाइल करके अपना एक्शन लेना। स्ट्रेटजी बनाने में 5 स्टेप थे, कौन कौन से थे? पहला, अपना विजन मिशन या अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखना, फिर स्ट्रेटजी बनाना, फिर इंप्लीमेंट करना, फिर उसे रिव्यू करते रहना, और फिर उसे एडजस्ट करना या उसे ठीक करते रहना। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी जो स्टेप्स हैं, बिकॉज ये स्टेप्स जो आएंगे तो आपको इसी सीक्वेंस में लिखने पड़ेंगे। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, तो स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आपको एनालिसिस करना होता है, ये मोर और लेस स्वॉट एनालिसिस ही है। आपको इंटरनल एनालिसिस करना होता है और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या क्या आता है? स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। जब भी आप एक स्ट्रेटेजी बनाओगे एक राइट फिट होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस में और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट में। मेन फोकस यही होता है कि हमारी स्ट्रेंथ का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हुए मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जा सके। जैसे एप्पल है, एप्पल की स्ट्रेंथ है सिक्योरिटी, या उसका R&D के ऊपर जो उसकी पकड़ है, या आप कह सकते हो जो न्यू प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, अब वो उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने मोबाइल फोन्स में नहीं कर रहे, वो हर एक एरिया में आ गए हैं। जैसे आप देखोगे कि उनके लैपटॉप्स बहुत अच्छे आते हैं, अब लैपटॉप के बाद वो इवन जो है अपने आईपोड वगैरह जो देते हैं, और इवन आपके पास उनके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वगैरह भी आने लग गए हैं बहुत सारे। ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशन डेवलप कर दी है बहुत सारी बढ़िया। अब वो देखो उन्होंने सिस्टम कैसे बनाया। आप एप्पल के अगर स्ट्रेटेजी को समझोगे तो उन्होंने पहले एप्पल फोन की आदत लगवाई। अब एप्पल अलग है, तो आपका जो एप्स होते हैं, क्या जो नॉर्मल एंड्रॉइड ऐप होते हैं सारे के सारे एप्पल में रन करते हैं, जो आपको iTunes में मिलते हैं। जैसे यहाँ पे प्ले स्टोर होता है, वहां पे एप्पल का खुद का स्टोर है, वहां पे जो मिलेगा वही हो सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने क्या कर दिया, एप्स भी अपने खुद के डेवलप करवा दिए, एप्पल के लिए अलग बनेंगे, और धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत सारी चीज पेड कर दी, चाहे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बहुत छोटा, वो धीरे धीरे करके आदत लगवा रहे हैं। जो एप्पल का यूजर होता है, आपने एक चीज देखी होगी, जो एप्पल यूज करता है वो एप्पल ही यूज कर पाता है, उसे एंड्रॉइड दोगे ना तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, होता है। और अपोजिट है, अगर आप एंड्रॉइड यूजर और आपको एप्पल यूज करना पड़े तो आपको एप्पल अजीब लगता है। ठीक है, नहीं लगता? नहीं लगता, अभी औकात से बाहर है, वो ले नहीं पा रहे तो एप्पल का जो इंटरफेस है एप्पल के यूजर को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब जो एप्पल का ना वो बार बार एप्पल को ही यूज करेगा, बिकॉज उसको इंटरफेस अच्छा लगता है, उसके ऐप वगैरह अच्छे लगते हैं। ऑल दो जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, अदर फोन के साथ कनेक्ट नहीं होता, स्टिल वो क्या कहेगा, यही अच्छा है। तो अब क्या किया एप्पल ने, उससे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग जो है ऐप वगैरह कर दी। ये इवन डिवाइसेस भी, जैसे एप्पल आपके जो एयर कनेक्ट नहीं हो सकते, आपको एप्पल आईपॉड जो है वही लेने पड़ते हैं। तो बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, वो एप्पल एनवायरनमेंट बना रहे हैं। मतलब आपके एक प्रोडक्ट की वजह से बहुत सारे एप्पल के प्रोडक्ट आपको बाय करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन खरीदनी पड़ेंगी, आईपॉड खरीदने पड़ेंगे, तो वो अपनी स्ट्रेंथ का मैक्सिमम फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बाद आया था क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं। 3 मुद्दे आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में ध्यान रखने होते हैं, कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट, स्ट्रेटेजी बनाने में टाइम लगता है, जल्दबाजी मत करना, ओवर द पीरियड वो स्टैब्लिश होगी। दूसरा, इंटरनल और एक्सटर्नल आपके जो फैक्टर्स है उसमें आपको बैलेंस बनाना होता है। इंटरनल बोले तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, एक्सटर्नल मतलब अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। और तीसरा, रिस्क आपको ध्यान में रखनी है, इसके लिए आपको जो अलग अलग केसेस हो सकते हैं उसको पहले से कंसीडर लेके चलना है कि हाँ ये चीजें भी हो सकती है और अकॉर्डिंगली में क्या ट्रीटमेंट लेना होगा। ठीक है, तो रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना है। तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है, तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है स्ट्रेटेजी बनाने से पहले एनालिसिस करना, जिसमें हम 2 चीजों को एनालाइज करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। देन एनालिसिस करने के बाद हमें स्टिल 3 चीजें याद रखनी है। पहला, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनेगी स्ट्रेटेजी। दूसरा, बैलेंस क्रिएट किया जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर में। और तीसरा, कितनी भी सोच समझ लो रिस्क फिर भी रहती है, अनसर्टेन कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी होने की वजह से, अब अनसर्टेनिटी 2 टाइप से आ सकती है, या तो इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, अचानक से वॉर हो गई, अचानक से कोई वायरस आ गया, तो ये आपके पास इन्वायरमेंट से जो आती है अनसर्टेनिटी। और दूसरा अनसर्टेनिटी कॉम्पिटिटर से आती है, कॉम्पिटिटर कोई भी ऐसा मूव ले ले, जैसे जियो वाला एग्जांपल, जियो ने अचानक से फ्री कर दिया, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया किसी ने सोच नहीं रखा था, तो ये भी अचानक से इन्वायरमेंट बदल गया। अब अगर एक कंपटीटर फ्री में दे रहा है या बिल्कुल नेग्लिजिबल प्राइस पे दे रहा है, तो आपको भी प्राइस रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो ये आपके पास हो गया कि क्या क्या पॉइंट आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में कंसीडर करने होते हैं। इसके बाद ये फ्रेमवर्क था, ये वही है ऊपर जो आया था, इन सबको कंसीडर करने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो। देन हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट हुआ था कि आपका इस चैप्टर में जो मेन फोकस है वो ये है कि आपको अपने इंडस्ट्री को और कंपटीशन को समझना है। तो कुछ हर इंडस्ट्री में कुछ यूनिकनेस होती है, सारी इंडस्ट्री अपने आप में अलग है, किसी में प्रॉफिटेबिलिटी कम है, किसी में ज्यादा है, किसी का मार्केट साइज बहुत बड़ा है, किसी का बहुत छोटा है, किसी में ग्रोथ रेट बहुत बड़ी है, किसी में ग्रोथ रेट बहुत कम है।
किसी में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगती है, किसी में इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है, किसी में आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ज्यादा, और कई जगह पे आपको हो सकता है कि लेबर फोर्स की ज्यादा जरूरत हो। तो अलग अलग इंडस्ट्री होती है। तो आपको जिस इंडस्ट्री में आप हो या जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो उसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे कल लाइन भी आई थी, जो लाइन थी लीडिंग कंपनी इन एन अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री। आप एक अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हो जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, ग्रोथ रेट बहुत कम है, लेकिन आप लीडर हो। जबकि एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत अट्रैक्टिव है, मार्जिन बहुत अच्छे हैं, जिसमें कैपिटल बहुत कम लगती है, ग्रोथ रेट बहुत हाई है, उसमें आप सबसे वीकेस्ट प्लेयर हो। स्टिल जो वीकेस्ट प्लेयर है वो सब ज्यादा कमा सकता है इन कंपैरिजन टू द लीडर। ठीक है, वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर। तो इंडस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री को जानना, तो आप सब कुछ देखते हो, कंपटीशन भी देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी, ग्रोथ रेट भी, साइज क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, सब कुछ देखते हो। तो ये आपके पास क्या क्या पॉइंट आपको एनालाइज करने होते हैं वो हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहला पॉइंट जो हमने स्टार्ट किया था वो था डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर। आपको ये देखना है कि आपकी इंडस्ट्री के मेन फीचर्स क्या क्या हैं, जिसमें आपके पास मार्केट साइज, कंपटीशन की रेट, ग्रोथ रेट, राइवल्स कितने हैं, उनका मार्केट शेयर कितना है, बायर सेलर कितने हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो सकता है या नहीं। ध्यान है क्या था बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, क्या था? अपनी सप्लाई चेन में आगे या पीछे जाना। जो रॉ मटेरियल आप परचेज करते हो बनाने लग जाओ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। जो माल आप औरों को बेचते हो वो कस्टमर को बेचते हैं, तो आप अपने आउटलेट ओपन कर लो, डायरेक्ट कस्टमर को बेचो, ये क्या हो गया? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो अपनी ही प्रोडक्ट को आप आगे की तरफ चले जाओ उसकी सप्लाई चेन में, वैल्यू चेन में, और आप पीछे की तरफ चले जाओ, ये क्या होता है? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपके पास होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। वैसे ये दोनों ही वर्टिकल इंटीग्रेशन के पार्ट होते हैं। चैप्टर में आगे आएगा, ये दोनों वर्टिकल होते हैं। ठीक है, बिकॉज आप अपने ही सप्लाई चेन में ऊपर या नीचे की तरफ जाते हो तो वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाता है। इसके अपोजिट एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी होता है, जिसमें आप अपने ही लेवल या अपने ही काम वाले किसी कॉम्पिटिटर को बाय कर लेते हो। ये अभी लिखो मत, जस्ट वैसे बता रहा हूं। ये पूरा चैप्टर में एक टॉपिक है तो अच्छे से आएगा, अभी जस्ट बेसिक आया। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, टेक्नोलॉजी की चेंज की स्पीड क्या है, तो ये अलग अलग पॉइंट आए थे, रीड कर लिए। कोई पॉइंट किसी को कुछ पूछना हो? इसमें आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं। देखो 5-7 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल भी बता सकते हो, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर याद आपको अगर वैसे ना माइंड में है तो आपको याद रखने पड़ेंगे। 5-7 पॉइंट कर लो, काफी है। डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर मतलब, डोमिनेंट का मतलब मेन, आपकी इंडस्ट्री के मेन इकोनॉमिक फीचर क्या क्या है। मेन इकोनॉमिक फीचर मतलब ये बड़े बड़े पॉइंट्स, मेन चीजों को जानना। तो इंडस्ट्री को एनालाइज करते टाइम पहले मेन इकोनॉमिक फीचर देखने होते हैं। दूसरा, आपको कंपटीशन के बारे में देखना है, नेचर और स्ट्रेंथ कैसी है। नेचर यानी कि कितना कंपटीशन है और उस कंपटीशन की स्ट्रेंथ कैसी है, क्या बहुत ज्यादा आपका कंपटीटर स्ट्रांग है या पावर बटी हुई है कोई कंपटीटर में, तो वो आपको देखना है। जैसे अगर हम बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की वर्सेस एफएमसीजी सेक्टर, दोनों में मेन डिफरेंस बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन? इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन एफएमसीजी सेक्टर और आपका जो है जो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम में नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर बहुत कम है, जबकि आपके अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में आओगे तो बहुत सारे हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर बहुत कम होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि नया एंट्रेंट जब आना चाहे ना तो उसको दिखेंगे बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर जिनके पास बड़ा बड़ा मार्केट शेयर है, 40-40, 45-45% का मार्केट शेयर। तो एक बड़े कॉम्पिटिटर से कुछ हिस्सा लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में आओगे तो बहुत सारे इक्वल इक्वल से प्लेयर दिखेंगे आपको, एचयूएल, आईटीसी, डाबर, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये मोर और लेस सारे इक्वल हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं कि जो बहुत मेजोरिटी का है। अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट में अलग अलग का जो है मार्केट शेयर ज्यादा हो सकता है, बट सारे क्या है फिर भी मोर और लेस इक्वल साइज के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर ज्यादा है। तो इस टाइप से आपको अपनी इंडस्ट्री को एनालाइज करना होता है कि मेरी इंडस्ट्री में कितना कॉम्पिटिशन, कौन कौन कॉम्पिटिटर है। ठीक है, और कॉम्पिटिटर उस व्यक्ति से नहीं आता जो आपके जैसा प्रोडक्ट बेचता है। एक पोर्टर नाम से एक व्यक्ति था, उसने 5 फोर्स मॉडल दिया जिसने बताया कंपटीशन 5 जगह से आता है, सिर्फ एक सोर्स नहीं है कंपटीशन का, उसने 5 सोर्सेस बताए हैं। तो वो हमें कॉन्सेप्ट अभी पढ़ना है। सेकंड पॉइंट है नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन, डिस्कवर व्हाट द मेन सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर। तो आपके कॉम्पिटिटिव प्रेशर कहां से आ रहा है और वो कहां से आ सकता है? 5 जगह से। वो 5 सोर्सेस हैं कंपटीशन के, उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इवन दो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस आर डिफरेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ये पांचों फैक्टर अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फिर भी हमें समझने के लिए एक पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल जो दिया गया है उसमें ये 5 पॉइंट है। माइकल पोर्टर,
आपको वैसे उसका नाम का कुछ नहीं करना, ये 5 फोर्स मॉडल है। पहला है नाम से आपको पता चल जाएगा, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। सेकंड है सप्लायर बार्गेनिंग पावर। थर्ड इंटरनल कंपटीशन लाइब्रेरी। फोर्थ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। फिफ्थ कस्टमर बार्गेनिंग पावर। ये 5 फोर्सेस हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। ये पांचों ही आपके लिए कंपटीशन का काम करते हैं, या आपके प्रॉफिट पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं, सेल्स पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं, या आपके परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। वन बाय वन देखते हैं। नंबर फर्स्ट है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। न्यू एंट्रेंट्स का मतलब नए कॉम्पिटिटर आ जाए, आपकी इंडस्ट्री में कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए। अगर आपका मार्केट सेम है तो कहीं ना कहीं से अगर वो सेल करेगा तो क्या हर एक के कस्टमर टूटेंगे या नहीं? ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लो एक मार्केट है, मार्केट में ऑलरेडी कपड़े की 10 दुकानें खुली हुई है, अब सारे कस्टमर उन 10 से लेके जा रहे हैं। जैसे ही कोई 11वां बंदा आएगा, कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो उसके नोन ज्यादा होंगे, क्या वो उससे सामान खरीदेंगे या नहीं? तो वो कस्टमर क्या उन 10 में से ही किसी का ना किसी का टूटेगा या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, उन 10 के ही कस्टमर होंगे जो वो 11वें के पास शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो पहला थ्रेट होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। आपके बिजनेस में जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें नए कंपटीटर आ जाएं, तो न्यू कंपटीटर का आना, ये पहला सोर्स हो सकता है आपके पास जहां से आपको खतरा है, न्यू कंपटीटर्स। पहला सोर्स है न्यू कंपटीटर्स। अब बेसिकली न्यू एंट्रेंट्स ना आए इसके लिए बहुत सारे जो है तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इंडिया में ऑयल जो है, पेट्रोल निकालने का काम है इंडिया में। जैसे समुद्र से जो पेट्रोल निकाला जाता है, कौन करता है? कौन सी कंपनी कर रही है फिलहाल? रिलायंस कर रही है। रिलायंस पेट्रोल निकालती है समुद्र से, रिग लगा रखी उन्होंने, और बेचती है बाहर आके। कोई बाहर की कंपनी क्यों नहीं आई हुई? कोई बाहर की कंपनी क्यों नहीं है? गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। सॉरी, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन ऐसे ही नहीं लगती, एक वर्ड यूज होता है लॉबिंग। ये वर्ड आपको एसएम में कई बार पढ़ने को मिलेगा, लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब होता है आप अपने ही, मतलब आप जो है जो लॉ बनाते हैं, पार्लियामेंट में लॉ बनता है, वहां पे आप अपने पक्ष के जब लॉ बनवाते हो ना, तो वो कहलाता है लॉबिंग। जैसे अब रिलायंस ने अपने पक्ष में लॉ बनवा रखा है कि एफडीआई अलाउ मत करो इस सेक्टर में, ताकि हम अकेले काम कर सके, तो लॉबिंग होती है। ठीक है, ये चीज की जाती है एक्चुअल में। जब आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, कोई भी पार्टी को सपोर्ट क्यों करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन? मेन मकसद क्या होता है इनका? इनका यही मकसद होता है कि कल को जब कोई लॉ वगैरह बनाया जाए तो हम हमारे फेवर में बनवा सके, तो उसके लिए वर्ड यूज कहता है लॉबिंग। मतलब आप जो है संसद में घुस जाते हो और अपने अकॉर्डिंग लॉ बनवाते हो, तो ये होता है एक्चुअल में। तो न्यू एंट्रेंट को रोकने का एक तरीका होता है लॉबिंग। लॉबिंग कर लो जिससे आप अपने रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हो। जैसे इंडिया में ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम सिर्फ इंडियन कंपनी कर सकते है, और इंडिया में कोई और इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, तो बाहर की कंपनी ना है, इसके लिए लॉबिंग कर रखी है न्यू एंट्रेंट्स को थ्रेट करने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे सकते हैं जो अपने आप बनते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो, तो वहां पे कोई नया एंट्रेंट आने से पहले 100 बार सोचेगा। जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, या उस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो, ये भी एक टाइप से रुकावट का काम करता है एक न्यू एंट्रेंट के लिए। बिकॉज आप ऑब्वियस सी बात है, जब भी किसी नई इंडस्ट्री में बिजनेस सेटअप करने की सोचोगे तो पहले क्या देखोगे कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, तो वो भी एक रुकावट का काम करता है। तो न्यू एंट्रेंट और कुछ फैक्टर जो उसको रुकावट करने का काम करते हैं, नए एंट्रेंट्स को आने को रोक। लॉबिंग हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हो कैपिटल इंटेंसिटी, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट लिख लो। थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रोकते हैं। बाकी ये पॉइंट भी पूरा का पूरा मॉडल जो है फिर से आएगा एक चैप्टर में, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से चैप्टर में, तो यहाँ पे बस बेसिक कर लो, बहुत ज्यादा इन डेप्थ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सप्लायर बार्गेनिंग पावर। अब दो चीजें मैं एक साथ बताता हूं, कस्टमर बार्गेनिंग पावर और सप्लायर बार्गेनिंग पावर। ये किसी इंडस्ट्री में, ये जरूरी नहीं कि हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करे, ये कुछ कुछ इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ में नहीं करते। दोनों का मतलब क्या है, पहले एग्जांपल समझिए। मान लो मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूं जहां पे रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले गिने चुने सप्लायर्स हैं, सिर्फ 2 है मान लो, और लेने वाले 1000 हैं, तो क्या देने वालों का हमेशा नखरा हमेशा ऊपर रहेगा या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, क्या वो मनमाना प्राइस चार्ज करेंगे या नहीं? सिर्फ 2 सप्लायर हैं, वो क्या कहेंगे, अगर आपको सामान लेना तो हमारी कंडीशन पे लेना पड़ेगा, ऐसा होता है या नहीं? तो यही चीज तब होगी सप्लायर बार्गेनिंग पावर, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ सप्लायर हो और खरीदने वाले यानी कि बायर बहुत ज्यादा हो, तो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती है सप्लायर बार्गेनिंग पावर। तो लिख लो, दिस सिचुएशन
arises when sellers are few and buyers are in large number. जब आपके पास सेलर बहुत ही थोड़े होते हैं लेकिन बायर बहुत सारे होते हैं, क्या चीज आती है? सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। फिर सप्लायर अपनी मर्जी से नेगोशिएट करते हैं, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे आपसे काम करवाएंगे, ठीक है। जहां पे भी नंबर सप्लायर बहुत कम होते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में वैसे ऐसा सच नहीं कह सकते ये चीज, क्योंकि यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट कस्टमर ही है। ये बेसिकली वहां पे होता है जहां पे इंडस्ट्रीज को कुछ समझना होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल से जब आपको कोई इनपुट खरीदना होता है, फिर वहां पे नंबर ऑफ, तो वो अपनी बार्गेनिंग पावर देख सकते हैं। ये बार्गेनिंग पावर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, कि बिजनेस को ये प्रेशर झेलना पड़ सकता है। अगर जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो वहां पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर नंबर ऑफ सप्लायर बहुत ही फ्यू है, तो ही भरोसे रहना पड़ेगा, वो जैसे आपको डाइवर्ट करेंगे आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या होता है सप्लायर बार्गेनिंग पावर? अब कस्टमर बार्गेनिंग पावर आप बताओ फिर क्या होता होगा? जहां पे सेलर और कस्टमर थोड़े हो तो वहां पे कस्टमर कहेंगे मत दे भाई, हम तो ले लेंगे। होता है ऐसा, बेचने वाले 10 बैठे हो, खरीदने वाला 1 हो, तो इसके पास जाएगा, कहेगा वो बराबर वाला 20 में दे रहा है, उससे ले लूंगा मैं। तो यानी कि कस्टमर अपनी बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल कर सकता है जब आपके पास सप्लायर बहुत सारे हो और कस्टमर आपके पास बहुत ही फ्यू हो या बहुत कम कस्टमर्स हो। तो आपका जो प्रोडक्ट जो आप बेचने वाले हो उसको खरीदने वाले बहुत है, तो ये समझ लेना, अगर बेचने वाले ज्यादा हैं खरीदने वाले बहुत कम है, तो ये समझ लेना कि आपको अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये भी एक प्रेशर रहता है बिजनेसेस के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? लिख लिया सभी ने? ये सिचुएशन उसकी अपोजिट है, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, बायर्स आपके जो है कम होते हैं और सेलर बहुत सारे होते हैं। समझ में आ गया? हालांकि ये बहुत रेयर इंडस्ट्रीज में होता है, जो आपकी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है या फिर कस्टमर है, ये जनरली बहुत ज्यादा आसानी से पाया नहीं जाता, बिकॉज जनरली हर इंडस्ट्री में नंबर ऑफ सेलर भी बहुत सारे होते हैं और नंबर ऑफ बायर भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये तीनों समझ में आ गए। नेक्स्ट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का भी आपको थ्रेट हो सकता है। सेम प्रोडक्ट नहीं है बट आपको सब्स्टिट्यूट का डर रहेगा। जैसे चाय बेचने वाले को ये डर रहेगा कहीं कॉफी का जो है मार्केट बड़ा ना हो जाए। अब देखो इनका कंपटीशन से फेस करने का तरीका भी क्या होता है। अगर आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटर से फेस करोगे ना, तो आप क्या करोगे, उसी लाइन में आके जो है अपनी एडवर्टीजमेंट बनाओगे। जैसे अगर मान लो कोलगेट वाले को पेप्सोडेंट के साथ कॉम्पीट करना है, आपको ध्यान है एक एड आती थी 5-7 साल पहले एक एड आती थी, उसमें क्या होता था कि डेंटल से चेकअप करवाया गया और वो फिर क्या करता है, 2 पेस्ट लगा के दिखाता है, ठीक है, और यूज किया ना तो पहले तो वो क्लियर कट आता नहीं था, बट बाद में वो साफ साफ दिखाने लगे कि पेप्सोडेंट के मुकाबले कोलगेट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव, ये क्लिनिक में प्रूव भी हो चुका है। वो एड थी सेम, ऐसे केस नहीं किया क्योंकि वो चीज प्रूव होने के बाद ही उन्होंने दिखाई होगी, ऐसे कोई नहीं दिखाता, ना दिखा सकते क्या, बाद में किसी और रीजन से हुई होगी, बट वो शुरू में कोई कहीं ना कहीं कोई टेस्टिंग हुई होगी, उस टेस्टिंग के बाद ही उन्होंने वो रिजल्ट पब्लिश किए होंगे बट किसी और लेवल पे उन्होंने जो है केस किया होगा जिसके बाद वो शायद एड बंद हो गई होगी। बट कहने का मतलब क्या है, ये आपका तरीका था डायरेक्ट कंपटीशन से जीतने का। इनडायरेक्ट क्या करोगे अगर जीतना हो, जैसे अगर एक टी मेकिंग कंपनी है, अगर उसे डायरेक्ट कंपटीशन करना होगा तो डायरेक्टली दूसरी कंपनी से हमारी चाय बेहतर है। इनडायरेक्ट से जीतना हो तो सोचो, अगर उन्हें कॉफी से जीतना हो तो उनकी एडवर्टीजमेंट का मेन फोकस किस चीज के ऊपर होगा? वो ये दिखाएंगे कि चाय कॉफी के मुकाबले अच्छी होती है, कॉफी में ये चीज नेगेटिव होती है। वो डायरेक्टली कॉफी कंपनी काम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे, बट वो क्या कहेंगे, कॉफी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। फिर इसके अपोजिट कॉफी वाले क्या प्रमोशन करेंगे कि चाय पीना अच्छा नहीं होता, आप कॉफी पियो, ठीक है। तो हमेशा आपको ये डर भी रहेगा कि आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी आपको रिप्लेस कर सकता है। इसमें आपका डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, ये फियर ऑफ इनडायरेक्ट कंपटीशन है, fear of indirect competition. That means your product will be substituted. आपको ये डर रहेगा कि हमारा प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट ना कर दिया जाए, यानी कि कोई आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट ना कस्टमर यूज करना स्टार्ट कर दे। जैसे अगर मैं चाय बेचने वाला हूं तो मुझे ये डर रहेगा कि कहीं मेरे कस्टमर कॉफी पे या फिर जूस की तरफ जो है ना चले जाएं, मुझे ये डर रहेगा, ठीक है। कॉफी बनानी शुरू कर दो, बट अगर आपके पास उतने ज्यादा कैपिटल ना हो तो आप कैसे करोगे? जरूरी थोड़ी, अब ऐसे तो आप कहोगे कि
जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो एक ही बिजनेस क्यों करती है, सभी एरिया में घुस जाओ। वो रीजन होता है, कई चीजों, कई फैक्टर्स होते हैं जो देखे जाते हैं। आप ऐसा नहीं कि हर चीज का बिजनेस कर रहे हो। मार्केट में कोई कपड़े की दुकान करता है, आप ये कह रहे हो कपड़े की क्यों कर रहा है, मोबाइल भी बेचना स्टार्ट कर दे, साथ में जूते भी बेचा कर, साथ में स्टील भी बेचना स्टार्ट कर दे, पत्थर भी बेचना स्टार्ट कर दे, हर चीज बेचो फिर। लेकिन एक लिमिटेशन भी तो है ना, कैपिटल भी आपके पास लिमिटेड होती है, किस एरिया में आपकी जानकारी है वो भी चीज होती है, तो वो सब कुछ फैक्टर डिपेंड करता है। हाँ तो वही तो होता है ना, उनका जो चीज वो प्रमोट करना चाहते हैं उसी को प्रमोट किया जाएगा। ये हो गया थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। और एक है इंटरनल कंपटीशन, ये आपका बेसिक जो मेन कंपटीशन होता है, राइवलरी, आपके जो डायरेक्ट कंपटीशन वाला पार्ट होता है, ये हो गया डायरेक्ट कंपटीशन। ये आपका नॉर्मल है, जो आपका डायरेक्ट कंपटीशन होता है, जो आपको डे टू डे में फेस करना होता है। तो ये आपके पास 5 प्रेशर होते हैं जो आपके ऊपर लगते हैं। 3 इसमें कॉम्पिटिटर से रिलेटेड है, एक आपका डायरेक्ट कंपटीशन, दूसरा इनडायरेक्ट कंपटीशन, और तीसरा जो फ्यूचर कंपटीशन हो सकता है, नया आ सकता है, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो 3 चीजें हैं, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, इंटरनल कंपटीशन, और तीसरा है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, 3 ये हो गई। इसके अलावा आपके सेलर और बायर भी आपके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। सेलर प्रेशर तब बना पाएंगे जब नंबर ऑफ सप्लायर्स थोड़े हों और बायर्स बहुत ज्यादा हो। और दूसरी तरफ बायर कब प्रेशर बना सकते हैं, जब उस इंडस्ट्री में खरीदने वाले गिने चुने हो बट बेचने वाले बहुत सारे बैठे हैं। तो आपको ये रहेगा कि यार मैं अगर अगले की टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं चलता, वो किसी और के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेशर्स आपको इंडस्ट्री में देखने होते हैं, और ये प्रेशर हर इंडस्ट्री में अलग अलग होते हैं। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पे नए एंट्रेंट बहुत आसानी से आ सकते हैं, जैसे आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में अगर आपको एंट्री करनी है तो बहुत कुछ नहीं चाहिए होता, तो आईटी में बहुत सारी कंपनियां होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर बड़े बड़े सेक्टर की बात करो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, या स्टील मेकिंग का काम हो गया, या फिर आपके पास टेलीकॉम सेक्टर हो गया, यहाँ पे आपको नए एंट्रेंट बहुत आसानी से नहीं दिखने वाले। ठीक है, कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पे सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी होती है, कुछ में नहीं होती, ऐसे कस्टमर वाले में। और ऐसे ही सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कईयों में अवेलेबल है, कईयों में नहीं होते। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में क्या ही सब्स्टिट्यूट होगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्टील का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो बेसिकली कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं होते, और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। और सेम ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिसमें इंटरनल कंपटीशन काफी हाई है और किसमें बहुत कम होता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो प्रेशर डाल सकते हैं। 5 फोर्स या पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल इसे कहा जाता है। तो ये सेकंड पॉइंट आपको ये भी देखना होता है जब भी आप किसी इंडस्ट्री को एनालाइज करते हो। थर्ड है ट्रिगर ऑफ चेंज। आपको ट्रिगर ऑफ चेंज भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इस करंट सिनेरियो में, करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बता सकते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ट्रिगर ऑफ चेंज क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, यही है ट्रिगर ऑफ चेंज। क्या है ट्रिगर ऑफ चेंज, आप समझ गए हो इसका मतलब। ट्रिगर ऑफ चेंज क्या है? जो उस पूरी इंडस्ट्री के पूरे आप कह सकते हो जोन को या उसके पूरे ही सिस्टम को बदल के रख सकता है। एक नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आने वाला है। आज से अगर आप 10 साल पहले बात करते आपके मोबाइल सेक्टर में, यानी कि आपके पास जो आपके मोबाइल फोन होते हैं, उस एरिया में आपका जो ट्रिगर ऑफ चेंज क्या था? स्मार्टफोन्स। समझ में आ रहा है ट्रिगर ऑफ चेंज क्या होता है? ट्रिगर ऑफ चेंज वो फैक्टर होता है जो इस इंडस्ट्री को पूरा बदल के रख देगा, जिसमें आप अगर टाइम पे अडेप्ट नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, वो होता है ट्रिगर ऑफ चेंज। तो ट्रिगर ऑफ चेंज मतलब सबसे मेन फैक्टर। ऑल इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेंड एंड न्यू डेवलपमेंट्स। हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ नया होता रहता है। ठीक है, जो धीरे धीरे करके उस इंडस्ट्री को चेंज कर देता है। दैट ग्रेजुअली प्रोड्यूस चेंजेस इंपॉर्टेंट इनफ टू रिक्वायर अ स्ट्रेटेजिक रिस्पांस फ्रॉम अ पार्टिसिपेटिंग फर्म। धीरे धीरे करके चेंजेस होते हैं हमेशा, कभी भी एक साथ अचानक से चेंज नहीं आता, क्योंकि हमने पीछे देखा स्ट्रेटेजी धीरे धीरे आपकी जो है डेवलप होती है। तो कोई भी चेंज आता है ना तो अचानक से नहीं आता। जैसे मैं आपको नोकिया का एग्जांपल देता हूं, धीरे धीरे करके चेंजेस आए, स्मार्टफोन आने स्टार्ट हुए, बट स्टिल नोकिया ने स्टिल वही अपना सेम फोन रखा, मल्टीमीडिया फोन था, लेकिन उसमें स्मार्ट फीचर्स नहीं थे। तो क्या वो मार्केट से अचानक से ही जो है फ्लॉप हो गया? नहीं। जैसे स्मार्टफोन आए, अब नोकिया अचानक से तो कोप कर नहीं पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके वो चीजें डेवलप होती हैं, 8 साल 10 साल लगते हैं। अब उन्होंने पीछे टाइम नहीं लगाया, तो अचानक से क्या हो गया? फेलियर हो गया। तो यानी कि आपके पास, आपको ये देखना जरूरी है कि आपकी इंडस्ट्री में नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। There are some specific factor causing fundamentally industry and competitive adjustment। कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंडस्ट्री को फंडामेंटली बदल के रख देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख भी सकते हो, फॉर एग्जांपल ईवी इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक के टाइम पे बहुत ज्यादा रश हो रहा है, ऑल्दो क्या वो आपको अगले साल या इसी साल दिख जाएंगे? बहुत ज्यादा नहीं।
कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे जिसमें आपको ये दिखेगा कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं बहुत सारी चीजें ऐसे बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट आपको पता होगा बेटर वे में सब्जेक्ट को समझ पाओगे और कुछ एक्स्ट्रा चलेगी। हर कंपनी, हर ऑटोमोबाइल कंपनी ना एक पार्ट निकाल रही है। जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, वो बता रहा हूँ। पहली चीज जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। अब बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां आई जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के रिलेशन में रिसर्च किया। मॉडल रिलेटेड मान सकते हो, डिजाइनिंग रिलेटेड मान सकते हो, या चार्जिंग रिलेटेड उनके पास कोई अच्छी कैपेबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी बहुत सारी कंपनी ने रिसर्च करनी शुरू की। अब ये छोटी कंपनी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो हो क्या रहा है, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी जैसे टाटा मोटर्स हो गई, ठीक है, या फिर मारुति हो गई, ये जो अलग अलग कंपनीज हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, अब ये क्या कर रही है, उन छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही है, या उनमें 100% स्टेक परचेज कर रही है, 90% स्टेक परचेज कर रही है। थोड़ी सी ढंग की कंपनी है अगर रिसर्च करने वाली, तो वो भी अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन रख सकती है, तो ज्वाइंट वेंचर भी बनाए जा रहे हैं। तो जिसमें क्या होता है कि आप बनाना डिजाइनिंग का काम और प्रोडक्शन का काम हम करेंगे। तो इस टाइप की चीजें की जा रही है, कोलैबोरेशन किया जा रहा है और मर्जर एक्विजिशन किया जा रहा है, ताकि जब वो 5-7 साल बाद जब हमें लॉन्च करना हो प्रोडक्ट तो हम कर सके। एक ये एंड है ईवी का, जहां पे मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं। एक और एंड भी है, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो बन जाएंगे, लेकिन उसके बराबर में आपको क्या चाहिएगा, चार्जिंग पॉइंट भी चाहिए। तो ये भी एक अलग इंडस्ट्री बन रही है। इसके लिए जो पेट्रोल बनाने वाले, जिनकी पेट्रोलियम है ऑलरेडी, पेट्रोल पंप्स हैं, अब उनके पास एक स्टेशन अवेलेबल है, उन्हें बस वो एडिशनल एक पॉइंट डालना है वहां पे। तो वो कोलैबोरेट कर रहे हैं बहुत सारी जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज के साथ, या इवन मैन्युफैक्चरर के साथ। जैसे पीछे से किसने किया है, शायद टाटा मोटर्स ने किया है, कि किसने किया, एचपीसीएल के साथ किया है। एचपीसीएल क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब इसके पेट्रोल पंप है, और टाटा मोटर्स गाड़ी बनाएगी। अब ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि आप गाड़ियां बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाओ, चार्जिंग पॉइंट या चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। चार्जिंग स्टेशन तो पता है ना सबको क्या होंगे, भी इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसा तो है नहीं घर से चार्ज करके निकले हो, कहीं पे रास्ते में बंद होगी तो वहीं पे खड़ी करोगे। रास्ते में भी चार्ज करने का भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए ना, तो चार्ज करना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल भरवाते हो वैसे आप कहीं पे स्टेशन पे खड़ी करोगे गाड़ी को, और चार्ज लगा दिया जाएगा, और वो चार्ज होंगी फिर, ठीक है। तो ऐसे चार्जिंग पॉइंट बन रहे हैं बहुत सारे। टाइम तो लगेगा, मैं और क्यों कह रहा हूँ कि 5 से 7 साल लगेगा, बिकॉज अभी वो इंडिया में कैपेबिलिटी है नहीं। अभी आप चलो गाड़ी निकाल लोगे घर से चार्ज करके निकले, लेकिन 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाद चार्ज खत्म हो गया, फिर कैसे करोगे। हाँ, तो बिकॉज इंडिया में अभी, हाँ, अब वो इंडिया में वो भी तो नहीं है। एक और बात भी है, अब इंडिया में पहली बात तो चार्जिंग स्टेशन भी नहीं है। दूसरी बात, एक बात सोचो, गाड़ी खराब हो गई, क्या आपको लगता है लोकल मिस्त्री अभी उतने नॉलेज है उनके पास कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ठीक कर देंगे। अभी उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे करके आ जाएगी, जैसे जैसे देखेंगे थोड़ी बहुत क्या करी जाएगी। ये बड़ी बड़ी कंपनी इसके लिए भी सोल्यूशन निकालेगी। टाटा मोटर्स है सपोज, वो क्या कर देंगे, अपनी जो है ट्रेनिंग्स निकालेंगे, जहां पे अलग अलग जो ऑथराइज डीलर है वो आ सकते हैं और अपने मैकेनिक्स को जो है ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं कि कैसे क्या प्रॉब्लम आए तो क्या ठीक करवाने, तो वो चीजें की जाएंगी। तो एक सेक्टर में जब होता है ना कुछ भी चेंज आता है तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। अब आप इनको समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको दिखेगा कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में क्यों ये कहा जा रहा है कि कम से कम 8 से 10 साल लग जाएंगे प्रॉपर डेवलप होने में। लेकिन ये 8 से 10 साल में डेवलप होगा, फिर आप कहोगे अभी क्यों माथामारी करने की जरूरत है। बात नहीं बनेगी। अगर कोई 8 से 10 साल बाद आना शुरू करेगा ना, तो जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर है वो ऑलरेडी काफी सारा मार्केट अचानक से कैप्चर कर भी लेंगे। तो उसके लिए काम आज ही करना है। अब जो कंपनीज आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में नहीं सोच रही, वो पक्की बात है ऑटोमोबाइल सेक्टर से बाहर हो जाएगी। वो फिर बाहर हो जाएगी, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर का फ्यूचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, और वो फ्यूचर ही ट्रिगर ऑफ चेंज कहलाता है। तो मेरे हिसाब से शायद आप ट्रिगर ऑफ चेंज का मतलब अच्छे से समझ गए। तो ट्रिगर ऑफ चेंज वो फैक्टर है जो पूरे इंडस्ट्री को बदल देगा, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ईवी। अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी को अकॉर्डिंगली चेंज नहीं किया तो आपका फ्लॉप होना पक्का है, ठीक है। तो कंपनी को उन्हें आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उसका इंपैक्ट असेस करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है जैसे इंटरनेट, ई कॉमर्स, ये एक ट्रिगर ऑफ चेंज है। जैसे आज के टाइम पे डिजिटल जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो एक ई कॉमर्स है। एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो अभी 2 साल में क्या ट्रिगर ऑफ चेंज आया है, ऑनलाइन क्लासेस, ये भी ट्रिगर ऑफ चेंज है। जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे, ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहे, वो धीरे धीरे करके पिछड़ते जा रहे हैं, ठीक है। इवन एक और ट्रिगर ऑफ चेंज है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। जैसे ये भी टेक्नोलॉजी आपके सामने जो है, आपको सामने 2 ऑप्शन हो, एक व्हाइट बोर्ड वाला ऑप्शन हो, एक ये ऑप्शन, आप कौन सा को पसंद करोगे। ऑब्वियस सी बात है ये वाला आएगा।
तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये भी आपके पास एक पॉइंट है जो कंसिडर करना पड़ता है। तो आपके पास इंटरनेट इंपैक्ट कर सकता है, ग्लोबलाइजेशन भी एक रीजन हो सकता है, वो भी ट्रिगर ऑफ चेंज बन सकता है, भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये अलग अलग है, प्रोडक्ट का इनोवेशन करना, इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालना, मार्केटिंग का तरीका बदल देना, ठीक है, ये सारे आपके पास क्या है, ट्रिगर ऑफ चेंज है। ठीक है, तो आपको ट्रिगर ऑफ चेंज आइडेंटिफाई करना अपने इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट कंपनीज। अपने इंडस्ट्री को एनालाइज करते टाइम आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि आपकी इंडस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी कौन सी और सबसे वीकेस्ट कंपनीज कौन सी हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट कंपनी टू अंडरस्टैंड फॉर हुम स्ट्रेटजीज आर रिक्वायर्ड एंड विच नीड टू बी अवॉइडेड। अगर मैं बात करूं आईटी सेक्टर की, 500,000 कंपनी तो आराम से है, ज्यादा ही होंगी इवन। अब टीसीएस भी है उसमें, इन्फोसिस भी है, ऑल्दो आईटी में भी जब हम बात करते हैं इनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं। वैसे अगर आप ध्यान से समझोगे इन कंपनीज को तो सबका काम अलग अलग है, कोई किसी एरिया में काम कर रहा है, कोई किसी में। बट मैं एक बार जनरल डिस्कस कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर ले लो, 1000 कॉम्पिटिटर है। टीसीएस बैठ के क्या 1000 के 1000 कॉम्पिटिटर देखेगा? टीसीएस की सेल 1000 करोड़ों में एक ऐसी कंपनी होगी जो 5-7 करोड़ की सेल कर रही है। अब टीसीएस ये भी कहेगा कि चलो इस छोटी सी कंपनी के खिलाफ हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, बताओ क्या ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप ये कंपनीज देखते हो, आप अपने सेक्टर को एनालाइज करते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी, वीकेस्ट कौन सी है, ताकि आप समझ सको ये ऐसी कंपनी है जो हमारे कंपटीशन में कहीं नहीं है, इनके रिलेशन में हमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी, और ये वो कंपनी जिनके साथ हमें कंपीट करना है। ठीक है, दो टाइप की कंपनी होंगी, एक वो जिनकी औकात से हम बाहर है तो हमें उनके लिए कंपटीशन कोई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, और एक वो कंपनीज होगी जो हमारी औकात से बाहर है, जो हमसे काफी ऊपर है। एक वो जो हमसे काफी ऊपर है, एक जो वो जो हमसे काफी नीचे है। इन दोनों के लिए क्या आप कोई स्ट्रेटेजी बनाओगे? आपका मेन फोकस किसके साथ होगा? जो आपके बराबर वाले, आपके लेवल वाले। तो इस पॉइंट का यही मकसद है, आप अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट कंपनी को आइडेंटिफाई करो। अब एक सेक्टर बहुत बड़ा होता है, तो उस केस में आप जो है सिर्फ 3 कैटेगरी नहीं बना सकते, आपको थोड़ा सा एडवांस चलना होता है, बिकॉज आप बिल्कुल अपने लेवल वाले से ही कंपीट नहीं करते, आपको थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे वाले से भी कंपीट करना पड़ता है। तो एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपनी एंटायर इंडस्ट्री को, जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं उन्हें मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, कुछ फैक्टर्स उठाते हो और उनके बेसिस पे आप उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर देते हो, एंड देन हर ग्रुप के लिए सोचते हो कि इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है। सपोज मेरे जो इंडस्ट्री है उसमें 100 कॉम्पिटिटर है, मैं 100 के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके लिए मुझे स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, इन्हें ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगा, जो एक जैसी कंपनीज है उन्हें एक जैसे ग्रुप में कर दूंगा। तो मान लो मैंने यहां से 5 ग्रुप बना दिए, ए ग्रुप बिगेस्ट कंपनी का, कोई भी एक फैक्टर लिया जा सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, वो मैं जस्ट साइज के हिसाब से कर रहा हूं। बी ग्रुप, सी, डी और ई स्मॉलेस्ट है। अब मैंने 5 ग्रुप बना दिए, अब मैं 100 कंपनीज के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाऊंगा, अब मैं इन 5 ग्रुप के लिए स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। मुझे लगता है सबसे बड़ी कंपनीज बहुत ज्यादा मेरी औकात के बाहर है, सबसे छोटी कंपनी बहुत ज्यादा छोटी है, तो इन दोनों को मुझे क्या करना है, अवॉइड। वैसे अवॉइड करना भी एक स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि जहां पे आपको लगता है कि खर्चा होगा, कुछ बेनिफिट नहीं होगा, तो वहां पे अवॉइड करना भी एक एक्शन प्लान होता है, ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट ही होता है कि हमें इन्हें क्या करना है, अवॉइड करना है, ताकि हमारा फोकस इनके ऊपर आ सके। अब इनके लिए आप अलग अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हो, बी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, सी के से कंपीट करने की क्या होगी, और डी से कंपीट करने की क्या स्ट्रेटेजी होगी। क्या ये कोई सिंगल कंपनी है? ए बी सी डी ई क्या है, ये ग्रुप्स हैं, और इन ग्रुप में मल्टीपल कंपनी, किसी में 15 कंपनी, किसी में 12 कंपनी। बट जो कंपनी सी ग्रुप में है, सपोज 12 कंपनीज है, ये 12 कंपनी सभी क्या होंगी, एक जैसी होंगी। तो इनके लिए आप अलग अलग स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, आप एक स्ट्रेटेजी डिसाइड करोगे जो 12 के अगेंस्ट में काम करेंगे। ऐसे ही सारे ग्रुप बी के ऊपर जो स्ट्रेटेजी लगाओगे उसके अंदर सभी कंपनीज के ऊपर लगेगी। तो समझ में आया स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग का मेन मकसद क्या है? जहां पे इंडस्ट्री का साइज बहुत बड़ा हो, तो आप हर कंपनी के लिए अलग से स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, आपको क्या करना पड़ता है, ग्रुपिंग बनानी होती है कंपनी की, और ग्रुप बना के एंटायर ग्रुप के रिलेशन में स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अब आपके लिए जो है काम पॉसिबल हो सकता है। 100 कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, क्या 5 ग्रुप के लिए बन सकती है? नहीं, ये 5 की जगह 10 भी बना सकते थे, 100 के मुकाबले तो 10 भी छोटा ही है। 10 ग्रुप के लिए स्ट्रेटेजी बनाना पॉसिबल है, लेकिन 100 कंपनीज के लिए आप नहीं बना पाओगे, उन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, खर्चा बहुत ज्यादा होगा। समझ में आया स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग क्या होती है? हाँ या ना?
तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज राइवल फर्म्स विच हैव सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोच या पोजीशन, जो एक जैसी हैं उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। दीज कंपनी में भी अब जो ग्रुपिंग करनी होती है, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक देखनी होती है, वो प्रोडक्ट की बेसिस पे भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी सिमिलर हो सकती है, या उनके बायर्स भी सिमिलर हो सकते हैं, किसी भी बेसिस पे आप उनकी ग्रुपिंग कर सकते हो। जैसे यहां पे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का केस है। अब यहां पे देखो हमने दो फैक्टर्स लिए, एक तो उनका प्राइस, परफॉर्मेंस और रेपुटेशन, और दूसरा मॉडल वैरायटी। अगर आप देखोगे तो यहां पे अब हमने दो फैक्टर्स ले लिए और उसके हिसाब से ग्रुपिंग की है चार्ट के ऊपर। तो जैसे यहां पे फरारी, फरारी के नंबर ऑफ मॉडल्स बहुत ज्यादा होते हैं, लिमिटेड मॉडल निकालती है, लिमिटेड मॉडल, लेकिन उसकी रेपुटेशन या आप कह सकते हो जो परफॉर्मेंस है बहुत हाई है, बहुत ही हाई है, मतलब बहुत कीमती गाड़ी होती है। क्या फरारी सभी के पास है? लिमिटेड एडिशन होते हैं, एक तो नंबर ऑफ मॉडल लिमिटेड और ऊपर से हाई परफॉर्मेंस गाड़ियां हैं, बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस की है। तो यहाँ पे आप देखोगे मॉडल्स फ्यू हैं और परफॉर्मेंस हाई है, तो यहाँ पे आपको दिख रही है पोर्च और फरारी, ठीक है, सबसे कीमती गाड़ियां हैं जो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फोर्ड है, जैसे फोर्ड है तो फोर्ड की वैल्यू बहुत कम होती है, सस्ती गाड़ियां मिल जाती हैं, और उसके जो नंबर ऑफ मॉडल्स है क्या बहुत ज्यादा है नहीं, तो आपको दिखेगा, देखो वो यहाँ पे है। तो ये हमने दो मॉडल का प्लॉट ले लिया। अब जो चीज जहां पे होगी उसे हम वहां पे प्लॉट कर देंगे। तो जनरल मोटर्स है, फोर्ड है, इनके बहुत सारे मॉडल होते हैं और प्राइसेस और परफॉर्मेंस काफी लो होता है। फिर ये अलग अलग कंपनी ऐसी, टोयोटा हो गई, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज हो गई, वोक्सवैगन हो गई। ये क्या है वैसे? वोल्क्सवैगन, ये रीड करना क्या है, क्या कहा जाता है इसे? दिख रहा है मैं किसके लिए कर रहा हूं? ये वर्ड क्या है, क्या कह रहे हो? बोल लो, कुछ तो बोल लो। वॉक्सवैगन, ये फॉक्सवैगन होता है, फॉक्सवैगन कहते हैं इसे, फॉक्स एफ, एफ कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन में फॉक्सवैगन कहा जाता है इसे। तुमने नाम नहीं सुना कभी? वॉक्सवैगन नहीं, स्पेलिंग ये, बट फॉक्सवैगन कहा जाता है इसे। चलो कोई ना, होता भी है बट इसे फॉक्सवैगन प्रोनाउंशिएट किया जाता है। बस कंपनी के अपनी चोचले है, कह दिया हम तो इसे वैगन ही मानेंगे। चलो खैर जो भी है, देखो जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब क्या है, ये मैंने एक चार्ट लिया जिसमें मैंने दो फैक्टर्स लिए और उन फैक्टर्स के हिसाब से प्लॉटिंग कर दी, ऐसे डॉट डॉट में प्लॉटिंग कर दी, और फिर मैंने ऐसे गोल गोल ग्रुपिंग कर दी भी, यहाँ पे इस एरिया में जो भी होगी उसे एक ग्रुप माना जाएगा, इसमें एक ग्रुप माना जाएगा। तो ये इस टाइप से ग्रुपिंग बनाई गई है। अब जो जिस ग्रुप में आएगा वो उस ग्रुप की कंपनी होगा। अब इनके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जैसे यहाँ पे निशान, क्रिस्लर और ये मार्क है, ये एक ग्रुप में है। यहाँ पे बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज एक में है, यहाँ पे फॉक्सवैगन और होंडा एक में है, हुंडई और सुजुकी एक में है। तो इन ग्रुपिंग से हमने क्या किया, इतने सारे कॉम्पिटिटर थे बट उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और अब स्ट्रेटेजी इंडिविजुअल कंपनी की बजाय इन ग्रुप के लिए बनाई जाएगी। ये एग्जांपल है आपका स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का। क्या होंगे तभी ये बनाया हुआ है, प्राइस और मॉडल कम होंगे सुजुकी और उसके, पता नहीं, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली ये मैंने जो है चार्ट जो डाउनलोड किया उसके हिसाब से जो इन्होंने बताया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे एक तो पहली चीज, मुझे ना मॉडल पता ही नहीं है, मेरे को कोई गाड़ी दिखा दे मेरे को नहीं पता क्या कौन सी कंपनी की गाड़ी है और क्या मॉडल है, बिल्कुल भी नहीं आइडिया, ना बाइक में ना इनमें। हाँ वही बात है, बस जेट्स का ही पता है मुझे। तो ये आपके पास फोर्थ पॉइंट, स्ट्रेटेजिक सॉरी आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट कंपनी, इसके लिए आप क्या करते हो, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। अब ये प्रोसीजर है कैसे किया जाता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप। सबसे पहले आपको सारे कंपीटिटिव कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना है जिसकी बेसिस पे आप वो मैपिंग करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे जो हमने ग्रुप मैपिंग की है उसमें हमने दो फैक्टर्स लिए, कौन कौन से, नंबर ऑफ मॉडल और प्राइस, या आप कह सकते हो परफॉर्मेंस। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है किस बेसिस पे आप उस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, वो आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, उसे 2 वेरिएबल ग्राफ पे प्लॉट कर दो। तीसरा, सर्कल बना दो, जो सेम ग्रुप में है उनको असाइन करके आसपास एक सर्कल बना दो, ठीक है। तो वो सर्कलिंग आपकी बड़ी भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे ये सर्कल ऐसे बनाए गए, इन्हें ऐसे भी तो बनाया जा सकता था। अगर आपको लगता है कि इन सबके लिए सिंगल स्ट्रेटेजी बननी है तो ये ग्रुप सर्कल बड़ा बना के ऐसे भी किया जा सकता था। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ग्रुप रखना चाहते हो
और किसके अगेंस्ट कैसे स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो। आपको लगता है इन सब के रिलेशन में मैं एक ही स्ट्रेटेजी बनाना चाहता हूं तो एक ग्रुप बना दो, और आपको लगता है नहीं ये तीनों अलग अलग होने चाहिए, तीन बना दो, दो चाहते हो तो इन सब का एक बना दो और इसका एक बना दो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग मैनेजमेंट अपने हिसाब से करती है। हो सकता है उसी इंडस्ट्री के लिए एक कंपनी 10 ग्रुप बना रही है और दूसरी 20 बना दे, पॉसिबल है या नहीं, वो तो कंपनी डिपेंड करता है वो कैसे ग्रुपिंग करना चाहते हैं। तो कोई फिक्स रूल नहीं बन सकता। तो ये हो गया आइडेंटिफाई करना स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट कंपनी। तो 4 पॉइंट कर लिए हमने। पहला, डोमिनेंट फीचर क्या है आपकी इकोनॉमी का। दूसरा, आपके पास नेचर और स्ट्रेंथ कैसी है कंपटीशन, इसमें हमें 5 फोर्सेस देखने होते हैं, ठीक है। 5 फोर्स मॉडल देखना होता है। कौन 5? आपके पास थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ कंपटीशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। 3, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये था। तीसरा, आपको देखना होता है कि आपका जो है ट्रिगर चेंज क्या है, ट्रिगर ऑफ चेंज क्या है इंडस्ट्री का। और फोर्थ, स्ट्रॉन्गेस्ट और कौन सी, जिसके लिए आपको क्या करनी होती है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है ये आपको रीड करना है, लाइकली स्ट्रेटेजिक मूव ऑफ राइवल। आपका राइवल क्या कदम उठा सकता है, जस्ट 4-5 लाइनें ही है तो ये आप रीड कर लेना, ठीक है। ये है लाइकली स्ट्रेटेजिक मूव ऑफ राइवल। पॉइंट्स में मतलब हाँ हाँ, ये तो उस पर्टिकुलर पार्ट, ये वैसे नहीं पूछेगा कि न्यू एंट्रेंस में क्या क्या चीज खतरा हो सकती है, बट वो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं आपको कि आप ये चीजें लिख सकते हो कि न्यू एंट्रेंस में रुकावट हो सकती है चीजें। किस चीज का स्ट्रेटजी का नाम कैसे, समझा नहीं मैं। नाम तो कुछ भी खुद भी बना सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, नाम तो कोई भी हो सकता है। अच्छा, वैसे कल शायद टेस्ट ही हो पाएगा। नहीं, कल एक काम करेंगे, फिर मैं इसका थोड़ा सा टाइम निकाल दूंगा रीडिंग के लिए। कल इस टाइप से कर लेते हैं, आपका 10 से 11 कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 से 12 में टेस्ट हो जाएगा और 12 से 12:30 पढ़ा दूंगा, ठीक है। इस टाइप से कर लेंगे। हालांकि टेस्ट में भी 1 घंटे की जरूरत है नहीं, तो 11:10 तक पढ़ लेंगे। उसके बाद 11:15 से 12 बजे तक टेस्ट हो जाएगा। फिर 5 मिनट का ब्रेक देके 25 मिनट पढ़ लेना सिर्फ, चाहे मैं 2 टॉपिक छोटे छोटे हैं कंप्लीट करवा दूंगा, फिर यहां तक की आप रीडिंग कर लेना, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, ये रीड कर लेना।